Student, today I will discuss the प्रोडक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में अवयव के योग के गुणधर्मों को चर्चा की थी। आज हम अवयव के गुणनफल के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि अवयव का जो गुणनफल है वो समानता क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि यदि ए बी है तो वो उसका क्रम परिवर्तित होकर बी ए जो होगा वो भी बराबर होगा ए बी के, तो ए बी बराबर बी ए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अवयव के जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है? तो पहला है कि यदि ए जो है 4x4 का मैट्रिक्स है और बी क्या है 4x3 का मैट्रिक्स है, तो ए बी को परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि जो ए का जो स्तंभ का जो क्रम है वो 4 है और बी का पंक्ति का क्रम भी 4 है, तो ये जो है परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन बी ए को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी का जो क्रम है 4x3 है, जिसमें 3 जो है वो स्तंभों का क्रम है और ए में 4x4 है और जो 4 है वो क्या है पंक्ति का क्रम है, तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि मैट्रिक्स नहीं बनाया जा सकता। तो ये पहला कंडीशन हो गया जब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। यदि कि क्रम दोनों का बराबर हो, तब जैसे ए जो है 5x4 क्रम का अवयव है, बी जो है 4x5 क्रम का अवयव है, तो ए बी जो होगा वो 5x5 का अवयव बनेगा। लेकिन तथा बी भी क्या बन जाएगा 4x4 का बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि दोनों का क्रम ही अलग अलग है। ठीक है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा बराबर नहीं हो पाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि यदि दोनों का क्रम भी बराबर है, तो भी वह अवयव जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मान अलग अलग आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि कब अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा? तो कब करेगा कि जब ए जो होगा वो वर्ग अवयव होगा और आई क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए आई को गुना करने पर वो जो होगा वो बराबर होगा ए के, या आई ए के गुना करने पर वो जो बराबर होगा ए के, तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। फिर दूसरा नियम आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है कि साहचर्य नियम यदि कोई भी मैट्रिक्स को यदि हम गुना कर दें किसी तीसरे मैट्रिक्स के साथ, या पहले दो मैट्रिक्स को गुना कर दें किसी पहले मैट्रिक्स के साथ, तो उस दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा, तो साहचर्य नियम का पालन करेगा। फिर है तीसरा है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए बी सी अलग अलग मैट्रिक्स हैं, तो ए जो है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के, या ए प्लस बी ब्रैकेट में होगा प्लस सी बाहर होगा, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में होगा और सी बाहर होगा, तो ए सी प्लस बी सी ये जो होगा वितरण नियम होगा। फिर क्या बोलता है कि दो अशून्य अवयव जो है का जो गुणनफल है वो शून्य अवयव होता है। जब अशून्य अवयव मतलब कि उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा ही हो। ठीक है, और अशून्य अवयव मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा और बी भी अशून्य अवयव है यदि इन दोनों का गुणनफल जो है वो क्या बोल रहा है कि शून्य अवयव के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ए बी को हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है कि ये जो होता है वो शून्य अवयव के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि अवयव का गुणनफल समांतर निरसन नियम का पालन नहीं करता। चूँकि हम निरसन नियम का पालन नहीं करता क्योंकि हम जानते हैं कि अवयव के योग के गुणनफल से कि यदि दो मैट्रिक्स को एक सेम मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स के बराबर होता है। जैसे बी और सी
को एक ही मैट्रिक्स ए से यदि जोड़ते थे उस समय तो बी और सी बराबर होता था, लेकिन अवयव का जो गुणनफल का नियम है वो कहता है कि वो निरसन नियम का पालन नहीं करता कि यदि ए बी बराबर होगा ए सी के तो बी और सी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें हमको जानना चाहिए, जैसे ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ए का स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए एक अवयव मानना पड़ेगा और ए को दो बार गुना करना पड़ेगा। ए को क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार ए क्यूब के लिए ए के स्क्वायर को एक मैट्रिक्स ए के साथ फिर से गुना करने पर हमको ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परिवर्त अवयव या ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है और एक की पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को यदि पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार यदि कोई जो नया अवयव बनता है जिसको हम लोग ए टी या ए डैश से परिभाषित करते हैं उसको ए का परिवर्त अवयव कहा जाता है। जैसे यहाँ एक अवयव दिया है या मैट्रिक्स दिया है ए, अब उसके क्रम को हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पंक्ति को हम लोग स्तंभ में परिवर्तित कर दी, इस पंक्ति को हम लोग स्तंभ में परिवर्तित कर दी, इस पंक्ति को हम लोग स्तंभ में परिवर्तित कर दिए तो जो नया अवयव बना वो जो होगा ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फिर जो ए की जो क्रम होगा वो m क्रॉस n होगा। ठीक है, लेकिन जो एडेस का क्रम होगा वो n क्रॉस m होगा। ठीक है, फिर हम इसमें क्या देखेंगे, पंक्ति अवयव को परिवर्तित करते हैं स्तंभ अवयव में, स्तंभ अवयव को परिवर्तित करते हैं पंक्ति अवयव में। ठीक है, तो फिर हम लोग नोट देखते हैं कि ए का यदि हम लोग इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाले तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है जो पहले था। यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज या ए प्लस डी डैश निकाले तो वो अलग अलग डैश के बराबर होता है जब क्रम समान होता है। फिर तीसरा है कि ए और बी का क्रम क्रमशः m क्रॉस n और n क्रॉस p हो तो ए बी का जो डैश होगा या ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसी अवयव ए और किसी सदिश के लिए दोनों को गुना करने पर उसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो अदिश जो कि यानी स्केलर फंक्शन तो स्केलर फंक्शन ही रहेगा और जो मैट्रिक्स है वो बदल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है कि यदि एक अवयव एक वर्ग अवयव है वो जो सममित अवयव कहलाता है यदि ए का जो ट्रांसपोज है या ए डैश जो है वो बराबर होगा ए के। ठीक है, फिर दूसरा है कि विषम सममित अवयव कि ए डैश बराबर माइनस ए होगा तो विषम सममित अवयव होगा। फिर है समसम। समसम मतलब कि सम दो बार सम यानी कि 2 बार गुना करने पर ए को वही अवयव मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर ए मिलेगा तो उसको समसम अवयव कहते हैं। फिर है प्रतिकेंद्र अवयव। प्रतिकेंद्र अवयव क्या होता है कि यदि ए का स्क्वायर करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो प्रतिकेंद्र अवयव कहलाता है। फिर आता है शून्य सम अवयव। शून्य सम अवयव क्या होता है कि एक वर्ग अवयव m घात का शून्य सम अवयव कहलाता है यदि a की पावर m जो होगा वो शून्य मैट्रिक्स के बराबर होगा। फिर आता है लांबिक अवयव। लांबिक अवयव ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है यदि a डैश बराबर होगा आई के या ए डैश ए जो बराबर होगा आई के तो उसको लांबिक अवयव कहते हैं। फिर है व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है कि यदि ए जो है n क्रम का अवयव है ठीक है, तब बी यदि बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, अतः तब बी जो होगा ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है, उसे ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें कुछ प्रमेय है जिसको हमको याद रखना चाहिए कि जो वर्ग अवयव होता है का जो व्युत्क्रम होता है वो वर्ग अवयव का किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि इसका अस्तित्व है तो क्या हो जाता है, अद्वितीय होता है। ठीक है। और फिर सेकंड है कि ए बी समान कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है, के बराबर होगा। फिर है अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अवयव का प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से निम्न अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ 6 संक्रियाएँ होती है। ठीक है, यहाँ कितनी संक्रियाएँ होती है, 6 संक्रियाएँ होती है। ठीक है, 3 पंक्ति की संक्रियाएँ होती है और 3 स्तंभों की संक्रियाएँ होती है। ठीक है। तो हम लोग पंक्ति और स्तंभों को साथ साथ देख लेते हैं। किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को अदला बदली करके हम संक्रिया बना सकते हैं। जैसे RI को RJ से बदल के यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव को किसी शून्य आयु सदिश के साथ गुणा करके भी हम प्रारंभिक रूपांतरण बना सकते हैं। फिर तीसरा है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को अन्य पंक्ति के संगत अवयव को किसी अदिश से गुणा करके उन दोनों को योग करके भी प्रारंभिक रूपांतरण बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।